हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं योग्यता सिंह आपके सामने ये अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रिकॉर्डेड वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं शुरुआत कर रही हूँ यूपी बोर्ड की बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी से, जो कि क्लास 6 का है, हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जैसे कि आप बाकी सभी के साथ में अपना प्यार, अपना स्नेह शेयर करते हैं, वैसे ही मुझ पर भी अपना स्नेह, अपना प्यार बनाकर रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रात में जब हम छत पर खुली आस्थान पर आकाश की ओर देखते हैं तो क्या होता है, हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा, तारे शामिल होते हैं। नगरों की तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा ही कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम रात में छत पर जाते हैं और हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमने ये अंतर तो हमने ज़रूर महसूस किया है कि वो जब हम गांव से या अंधेरे से आकाश को देखते हैं तो आकाश हमें एकदम साफ तारों से भरा हुआ, जड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन जब कभी हम नगरों में या कस्बों में जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ से जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि जितना स्पष्ट हमें अंधेरे में या फिर गांव से हमें जितना आकाश समझ में आता है, दिखाई देता है, उतना स्पष्ट हमें शहरों से या नगरों से नहीं दिखाई देता है। जब कभी हम नगरों से दूर या बाहर निकल के जाते हैं तो हमें आकाश क्लियर दिखाई देता है। और जितने भी जो आकाश में आकृतियां हैं उनको क्या बोलते हैं, चाहे वो तारा हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, उन सभी आकृतियों को क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सब शामिल हैं। तो इस चीज़ पर हम विचार करते हैं और हम आते हैं आगे। चंद्रमा युक्त रातों में तारे, अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या होता है कि जब रात में चंद्रमा की रोशनी आकाश में फैली हुई होती है तो जो तारों का प्रकाश है वो हमें ऐसा लगता है जैसे कम है। चंद्रमा का प्रकाश ज़्यादा तेज से फैला हुआ है और तारों का प्रकाश कम है। तारे धीमे धीमे टिमटिमा रहे हैं, कहीं दूर से बहुत हल्की रोशनी आ रही है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है वो बहुत तेजी से प्रकाशवान हो रहा है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, ऐसा भी तो लगता है ना। कभी कभी प्रातः या फिर सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है। क्या कारण है सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश तेज, सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के प्रकाश से तेज होता है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियां, तारे व अन्य जितनी भी आकृतियां हैं, आकाशीय पिंड जिनमें शामिल हैं, उनको क्या कहते हैं। तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, तारे रात गर्म गैसों का गोला होता है। तो तारों क्या होता है, गर्म गैसों का गोला। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश और ऊष्मा होती है। ठीक है, तो तारों का क्या होता है, स्वयं का प्रकाश भी होता है और स्वयं की हीट भी होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। कितने तारे हैं, अरबों। और बहुत सारे तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है और जो पृथ्वी के सबसे पास में है। ठीक है, तो आकाश में अनेक तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन ये तारे चंद्रमा से भी छोटे दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, और उनकी जो रोशनी है वो भी कम दिखाई देती है। तो इसका यही कारण है क्योंकि ये तारे इतनी दूर हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन तारों में रोशनी कम है और ये चंद्रमा से भी कम प्रकाशवान है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो आप किसी वृक्ष के जब नज़दीक खड़े होते हैं, उसके बाद आप किसी दूर जो वहीं पर उसी मतलब स्थान पर जो दूर में स्थित है उस वृक्ष को देखते हैं, उस पेड़ को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जिस पेड़ के पास में आप खड़े हैं उस पेड़ से जो दूर में स्थित पेड़ है वो छोटा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लड़की एक रो में खड़ी है जहाँ पर जिस रो में कई सारे वृक्ष हैं।
जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो 4 पेड़ इसमें रो में नजर आ रहे हैं। पक्षियों को भी आप देख सकते हैं कि एक ये पक्षी है, एक ये पक्षी है और एक ये पक्षी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दूरी के अंतर के कारण जो पास में हमारे स्थित वस्तु होती है वो हमें ज्यादा बड़ी दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू जो दूर में है। ठीक है, तो हम जबकि ये पेड़ एक ही पंक्ति में है, एक ही पंक्ति में होने के बावजूद जो पास में पेड़ है वो हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और समानता होने के बाद में भी जो हमारे दूर में स्थित पेड़ है वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पक्षी हमारे पास में उड़ता हुआ नजर आ रहा है वो हमें बड़ा नजर आ रहा है, और जो दूर में पक्षी उड़ता हुआ नजर आ रहा है वो हमें छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, वो हमें छोटा दिखाई देता है। अगर हम आपने हवाई जहाज तो देखा ही होगा, अगर कोई बैठा नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर ही होगा। आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जब कभी भी जो हवाई जहाज होता है वो नीचे होता है तो वो कितना बड़ा दिखाई देता है, उसमें लोग बैठते हुए नज़र आते हैं, उसमें कितना ज़रा सामान भी हम रख सकते हैं, है ना। लेकिन जब वो आसमान में उड़ता हुआ नज़र आता है तो वो हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो इतनी दूर होता है जिसके कारण, दूरी के कारण वो हमें छोटा दिखाई देता है। लाइक दिस, रात में भी यही कारण है कि जो तारे हमें कम चमकते हुए दिखाई देते हैं उनकी दूरी बहुत ज्यादा है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जैसे जो एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोल विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके अनुसार उन्होंने ये रिसर्च किया है कि हमारे आकाश में कुल कितने हैं नक्षत्र मंडल? 88 नक्षत्र मंडल हैं, 88 नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं? नक्षत्र मंडल एक तारों का समूह होता है जिसकी एक विशेष स्थिति, जिसकी एक विशेष आकृति होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल, और उन नक्षत्र मंडल का हर मनुष्य के जीवन पर कुछ ना कुछ अलग प्रभाव होता है। ठीक है, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हमें एस्ट्रोनॉमी द्वारा पढ़ाया जाता है। आपने देखा तो होगा ही कि हमारा भविष्य कभी बताता है कोई, तो कौन बताता है? एस्ट्रोनॉमर बताता है, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान होता है। और हमारे हर व्यक्ति के जीवन का इन नक्षत्रों से कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है, जिसको कहाँ पता चलता है हमें? एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, उसके बारे में जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो हमें एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमी का बीच में इंटरकनेक्शन है, कोरिलेशन है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो कौन बताता है? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर ने क्या बताया है कि हमारे जो आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88। इनमें से आसानी से पहचाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं, जैसे ओरियन, अर्सा मेजर, जिसको बिग बियर भी कहते हैं, कैनन मेजर, ग्रेट डॉग बोलते हैं कैनस मेजर को, और स्मॉल बियर किसको बोलते हैं? सप्तऋषि मंडल को। सप्तऋषि मंडल को तो सभी जानते होंगे, सभी ने देखा होगा, जिसमें 7 तारों का समूह होता है, जिसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल क्या होता है? एक ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। सप्तऋषि मंडल के सहायता से क्या किया जाता है? उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। जैसे जो सप्तऋषि मंडल है उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति एक बर्तन के आकार की होती है, जिसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक हैंडल भी लगा है। ठीक है, अगर उस बर्तन की आकृति के हैंडल की तरफ देखें तो उसमें 2 तारे होते हैं, और उन 2 तारों से होते हुए जो दूर में स्थित होता है वो होता है पोल स्टार। तो उस पोल स्टार के द्वारा ही हमें ये पता चल जाता है कि पोल स्टार कहाँ पर है? उत्तर दिशा में सदैव स्थिर रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में सदैव स्थिर रहता है। तो हम उनकी मदद से, सप्तऋषि मंडल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जो ध्रुव तारा है वो कहाँ पर है, और तो हमें उत्तर दिशा की जानकारी आसानी से मिल जाती है। आप सभी ने बचपन में अपनी दादी माँ की या नानी माँ से जो ध्रुव तारा है उसकी कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, है ना। तो अब हम आते हैं सौर मंडल की तरफ। सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य, 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा
और उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है? सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो मतलब, और इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं कि जो सूर्य के ग्रह हैं वो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, और इनके कुछ कुछ उपग्रह हैं। जो कुछ प्रमुख उपग्रह हैं उनके नाम भी होते हैं, उनके नाम हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, नोट कराएंगे। जो भी आपको इसमें लगता है कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के बेस से ज़रूरी है, तो उसको आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य। तो ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पर स्थित है? हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और सूर्य का क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सूर्य का अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, खिंचाव है, जिसके कारण जितने भी हमारे सौर परिवार के ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी के केंद्र में, सूर्य हमारे केंद्र में स्थित है। कहाँ पर? सौरमंडल के केंद्र में। मुझे करेक्शन करना चाहिए, यहाँ पर मैंने पृथ्वी के केंद्र में बोल दिया, नहीं, सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और इसमें अत्यधिक गर्म गैसें हैं। क्या है इसमें? गर्म गैसें। कौन कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन, जिनका आपस में संलयन होता रहता है, ये आपस में जुड़ती रहती हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया से इसमें गर्मी उत्पन्न, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। कितने गोले समा सकते हैं? 13 लाख गोले समा सकते हैं। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा, प्रकाश प्रदान करता है। तो पूरे सौर मंडल को क्या करता है? ये ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उसको नोट कर लीजिए कि लगभग कितनी है? 15 किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी जैसे इसमें कितने तारे समाहित हो सकते हैं, पृथ्वी जैसे इसमें कितने ग्रह समाहित हो सकते हैं? तो इसमें 13 लाख गोले, 13 लाख ग्रह समाहित हो सकते हैं। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी दूरी में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। अब हम आते हैं हमारे सौरमंडल की स्थिति पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सूर्य, नजर आ रहा है? ये हमारा सूर्य है, और इसके सबसे पास का जो ग्रह है वो कौन सा है? मरकरी यानी बुध। नेक्स्ट कौन सा है? वीनस यानी शुक्र। अच्छा, वीनस को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वीनस ग्रह की जो स्थिति है वो लगभग पृथ्वी के जैसी ही है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा है? अर्थ। फिर अर्थ यानी पृथ्वी। फिर हमारा ग्रह है मंगल यानी मार्स। फिर देखिए, इसके बीच में आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए हल्की हल्की रेड जो नजर आ रही है वो क्या है? क्षुद्र ग्रहों की क्या है? पट्टी दिखाई दे रही है। उम्मीद करती हूँ शायद आपको नजर आ रही होगी। तो ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये हल्की हल्की जो रेड नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, फिर ये हमारा ग्रह है जुपिटर, सनी, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये वाला जो कौन सा है? ये नेपच्यून है। ठीक है, नजर आ रहा है? ये रहा नेपच्यून। तो इस तरह हमारी पृथ्वी, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। ग्रह, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रह। क्या करते हैं? जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ये किससे प्रकाशवान होते हैं? ये प्रकाशवान होते हैं अपने तारे से मिले हुए प्रकाश से, तारे से प्राप्त किए हुए प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं। देखो इसमें आगे लिखा भी है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल, लगभग गोल हो। कैसी हो? लगभग गोल हो, और ये किसी भी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटें। समझ में आया? अन्य किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटे का मतलब ये हुआ, जैसे हमारा ये है सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये है मान लीजिए वीनस की कक्षा, ये है हमारा मरकरी, ये है हमारी वीनस की कक्षा, ये है हमारा वीनस, ठीक है। फिर हमारी पृथ्वी, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। फिर ये है हमारा मार्स, ठीक है, ये है मार्स। अब शायद आपको पता होगा कि पहले हमारे जो ग्रह हैं वो 9 हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो भी आता था। लेकिन प्लूटो की ये आदत थी, वो क्या करता था, वो अपनी ही कक्षा में गोल गोल नहीं घूमकर वो कभी कभी दूसरे की कक्षा में भी घुस जाया करता था, ठीक है। अगर कोई भी ग्रह इस नियम का पालन नहीं करेगा और दूसरे की कक्षा को काटेगा तो फिर वो ग्रह की इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए प्लूटो को अब ग्रह नहीं रखा गया, ठीक है। तो कक्षा का मतलब वो अपनी ही क्षेत्र में है, अपनी ही बनाई हुई, अपनी ही निर्धारित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, बाहर किसी भी और अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो और इसका जो आकार है वो कैसा होना चाहिए? लगभग गोल, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार कैसे, अगर इनको क्रम में सेट किया जाए तो सबसे पहले सूर्य के नजदीक का कौन सा ग्रह है? बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। फिर वीनस, फिर पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी के 8 प्लैनेट हैं। समझ में आया? तो सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं वो अपनी धुरी पर, यानी अपनी ही जगह पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ रहा है? अपनी ही धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए मीन्स ये रही हमारी, ये रहा सूर्य हमारा, और ये रही हमारी पृथ्वी। तो आपको पता है कि पृथ्वी अपनी ही स्थान पर इस तरह से गोल 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 चक्कर लगाती है, आपको पता है, और चक्कर लगाते हुए ही ये अपनी कक्षा में घूमेगी, ठीक है, इस तरीके से। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अपने स्थान पर घूमते हुए, यानी ये खुद भी गोल गोल घूमेगी और गोल गोल घूमते हुए पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी। समझ में आया? ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कैसे? घड़ी की विपरीत दिशा। जैसे घड़ी है, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी में मान लीजिए ये 12 नंबर होते हैं, ठीक है, 6, 3 और ये 9। तो घड़ी की जो सुई है वो कैसे चलती है? इस तरीके से टिक 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 टिक, ऐसे ही तो चलती है ना। लेकिन जब घड़ी के विपरीत बता दिया गया तो कैसे चलेगी? ऐसे, यानी पश्चिम से पूर्व। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा ना कि हमारा नॉर्थ किधर होता है? हमारा नॉर्थ होता है सर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ हमारा होता है
राइट हैंड पर ईस्ट, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट और नीचे साउथ। तो हमारी जो घड़ी है वो कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज, यानी पूर्व से पश्चिम। लेकिन ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें भी अपवाद है, ठीक है। 2 ग्रह जो हैं वो कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। तो ग्रह कैसे घूमते हैं? अपनी कक्षा में ये लिखा है, सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने को क्या बोलते हैं? ये वर्ड जो लिखा है ये काफ़ी मुझे टफ लग रहा है। आई थिंक मैं उसे बोलने का प्रयास कर सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको शुद्ध ना बोल पाऊँ, तो आप देख लीजिएगा। इन ग्रहों के अपनी धुरी पर घूमने को क्या बोलते हैं? जो अपनी धुरी पर घूमते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं परिभ्रमण, यानी रोटेशन। और जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण, यानी रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि अपनी ही धुरी पर घूमने को बोलते हैं रोटेशन, और सूर्य के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, तो हम आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, मुझे लगता है थोड़ा आगे एक बार हम इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी पृथ्वी पर। पृथ्वी जो सूर्य से दूरी का क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तीसरा ग्रह है, ठीक है। सूर्य से जो दूरी है, सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा। सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य का मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और जुपिटर और मार्स के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। जो छोटे छोटे ग्रहों की क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में सबसे क्या? 5वां बड़ा। कैसा है? सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। और ध्रुवों पर कैसी है? चपटी। चपटी होने के कारण बीच में कैसी है? उभरी। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? जियोइड, ठीक है, यानी भूआब। हमारी पृथ्वी कैसी है? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, नीचे पृथ्वी का एक पिक्चर दिया गया है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। देखिए, वैसे तो हम क्या होता है कि जो हमारी गोल होती है, गोल आकृति को कैसे बोलते हैं? गोल आकृति जो होती है हमारी बिल्कुल ऐसी होती है, एकदम गोल होती है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो आकृति है वो कैसी है? यहाँ पर जो पोल पर है वो चपटी हुई है और यहाँ पर फैली हुई, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? भूआब, जियोइड, ठीक है। ऐसी आकृति को जियोइड कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसलिए कैसा ग्रह कहते हैं? इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, हरित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल की जो अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष देखने पर कैसा लगता है? ब्लू कलर का, नीले रंग की दिखाई देती है, और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसीलिए इसे कैसे कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके। इसके अलावा जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने क्या किया है, जब रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि हमारे सौर मंडल में जो ग्रहों की भांति, ठीक है, सौरमंडल की भांति जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ऐसे आकाशीय पिंडों से बना हुआ एक सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है, ठीक है। कितना? बहुत सारे। अनुसार तारों के पास क्या है? कई तारों के पास। किसके पास? कई तारों के पास, ठीक है। सौरमंडल की भांति ग्रहों और उपग्रहों आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर जाकर तो देख नहीं सकते, है ना। अनुमान ही लगाया जा सकता है, रिसर्च ही की जा सकती है।
लेकिन हर तारे पर पहुंचा नहीं जा सकता। तारे पर जाने का प्रयास पहले भी कई साइंटिस्ट ने किया है, लेकिन तारे के अंदर इतनी गैस होती है, इतनी हीट होती है कि उसके पास नज़दीक जाते जाते हमारे सूर्य के पास भी कई साइंटिस्ट ने जाने का प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वो कभी लौट कर नहीं आ पाए और वो जालकर खाक हो गए। उनका जो यान था वो अंतरिक्ष में कब विलीन हो गया पता ही नहीं चला। तो इस तारों में इतनी गर्मी होती है कि उनके पास पहुंचना नामुमकिन है, अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। अब सैटेलाइट के पास आते हैं, उपग्रहों के पास आते हैं। कुछ जो आकाशीय पिंड हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, कि अपने प्लैनेट की भी परिक्रमा करते हैं और सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा के कारण इनको क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सब प्लैनेट है, सैटेलाइट है। ठीक है, अब हम आते हैं सौरमंडल की जो लिस्ट है, जो ग्रह की तालिका है, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो हम देखते हैं, देखो इसमें नंबर सीरीज पड़ी हुई है, ये है क्रमांक, ये है क्रम संख्या, और जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जो हमारे ग्रह हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं। उनकी स्थिति, उनके बारे में, उनका रंग, वो कैसे दिखाई देते हैं अंतरिक्ष से, ऐसा क्यों है, उनकी दूरी कितनी है, सूर्य से उनकी दूरी कितनी है, उनका व्यास कितना है। जो व्यास तो आप समझते ही होंगे ना, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और जो इसका ये बीच का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, आपने जब मैथ्स पढ़ी होगी, शुरू से आप मैथ्स तो पढ़ते ही होंगे ना, तो मैथ्स में क्या होता है, आपने त्रिज्या पढ़ी है, तो त्रिज्या का जो दुगना भाग, केंद्र से 1/4 जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या, और केंद्र की जो बीच से 2 भागों में बराबर बांटती है उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो जो बुध है वो कैसा दिखाई देता है? भूरे रंग का। तो बुध को कैसे कहते हैं? भूरा प्लेनेट। ठीक है, शुक्र हल्का पीला, पृथ्वी नीला और हरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली है इसलिए हरा, और अंतरिक्ष से पानी होने के कारण कैसा दिखाई देता है? नीला। मंगल कैसा दिखाई देता है? लाल और भूरा। बृहस्पति का रंग कैसा है? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग पर सफेद पट्टी। ठीक है, गुलाबी रंग पर कैसी है? सफेद पट्टी। शनि का सुनहरा पीला, यूरेनस का आसमानी और नेपच्यून का गहरा आसमानी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रहों की जो रंग है वो लर्न कर लेने हैं। सूर्य से इनकी दूरी है वो कैसे है? पृथ्वी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, आपने जैसा देखा लगभग 15 है ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेचर को हम एग्जैक्ट के साथ में मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कभी भी कोई भी दूरी या कोई भी वैल्यू किस में बताते हैं? लगभग में बताते हैं, अप्रॉक्सीमेटली में बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है इस पर ध्यान देना है। पृथ्वी का व्यास कितना है? किलोमीटर में दिया गया है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और सूर्य की पूरी परिक्रमा, एक पूरा रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर। तो ये जो टाइम है, चाहे वो बुध का हो, चाहे वो वीनस का हो, पृथ्वी का हो, मार्स का हो, ठीक है, तो ये सभी जो दिए गए हैं इनका टाइम, कि उनको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, उस पर भी आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं कि सूर्य की परिक्रमा लगाने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। अपनी ही दूरी पर घूमती है तो 24 आवर लगते हैं। ठीक है, बुध को सूर्य की पूरी परिक्रमा लगाने में कितना लगता है? 88 दिन, और अपने ही स्थान पर 58.6। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0। क्यों? 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य के नज़दीक होने के कारण कोई भी सैटेलाइट नहीं होगी। अगर होगी तो कैसी हो जाएगी? जल जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, और ना ही वीनस की कोई सैटेलाइट है।
नेचुरल सैटेलाइट एक किसकी है? पृथ्वी की। 2 मंगल की, 69 बृहस्पति की, ठीक है, 82 शनि की, 27 यूरेनस की और 14 नेपच्यून की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कैसा है? एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4, 1/4 है। हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का आकाशीय पिंड है, ठीक है। आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना पहले, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। पृथ्वी को इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर ये दूरी है चंद्रमा की, जिसको आपको नोट करना है। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ में कि आपको कौन कौन से पॉइंट नोट करने हैं और आपको लर्न करने हैं। तो चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के इस प्रकाश को क्या बोलते हैं? मूनलाइट, चांदनी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण रात्रि में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जैसा कि शुरुआत में हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमसे जो चीज़ें जितनी पास होती हैं उतनी बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती हैं, और जो दूर होती हैं वो धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी के पास होने के कारण कैसा लगता है? सबसे बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारी एक चंद्रमा की जो फोटो है जो अंतरिक्ष से ली गई है वो है, ठीक है। 1 सेकेंड, हमने चंद्रमा का पिक्चर देखा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर, कौन कौन से? वीनस और यूरेनस, ठीक है। वीनस और यूरेनस को छोड़कर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी घड़ी की, जैसा कि मैंने बताया था, घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। बाकी सारे कैसे करते हैं? इस तरीके से। और सूर्य और यूरेनस के, वो शुक्र और यूरेनस कैसे करते हैं? घड़ी की दिशा में। ये करते हैं पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी करते हैं पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो इन दोनों ग्रह की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। जो घड़ी की सुई की दिशा को क्या बोलते हैं? आप देख लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा। मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी। आप बोल के देख लीजिएगा कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो एक ये जो बात है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो यूरेनस के जो उपग्रह हैं वो भी घड़ी की सुई की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास एस्टेरॉयड बेल्ट पर, ठीक है। एस्टेरॉयड किसको बोलते हैं? एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉयड होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं? असंख्य। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर ने इन क्षुद्र ग्रह के टुकड़े क्या बताया है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले जब प्लैनेट्स में जब विस्फोट हुआ था तो ये प्लैनेट से अलग हो गए थे, ठीक है। क्या है ये? प्लैनेट से अलग हुए टुकड़े, ठीक है। इसीलिए इनको एस्टेरॉयड बोलते हैं। अब क्षुद्र ग्रहों में तो आपने जान लिया कि ये क्या होते हैं। अब आते हैं मीटियोरॉइड्स यानी उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ
चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं? जो सूर्य की, अच्छा एस्टेरॉयड क्या होते हैं? वो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट से अलग हुए छोटे टुकड़े होते हैं। और ये जो सूर्य के चारों तरफ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उल्का पिंड जो घूमने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उल्का पिंड। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ साथ रगड़कर जलने लगते हैं, और जलकर जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इस प्रक्रिया में चमकदार क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, और इन्हें ही क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा। किसी ने देखा है टूटता हुआ तारा? जो पृथ्वी की तरफ आते हुए गिरता है तो लगता है कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, और हम लोग अपनी विश मांगते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना? तो ये वही जो होते हैं वो उल्का पिंड होते हैं। ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? पुच्छल तारा। ठीक है, तो पुच्छल तारा के बारे में अब हम जानेंगे। पुच्छल तारे अथवा पुच्छल तारा का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं? धूमकेतु। क्या बोलते हैं? धूमकेतु। पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। किस किस के बने होते हैं? चट्टानों के बने होते हैं, इसमें बर्फ के भी होते हैं, धूल और गैस भी मौजूद होती है। ठीक है, यानी चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड को पुच्छल तारा कहते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? अपनी ही कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसों जैसे धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? वाष्प में। ठीक है, इवेपोरेशन हो जाता है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में हो जाती है। क्या होती है? वाष्प। कौन? जब धूल और बर्फ दोनों किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? वाष्प में, भाप में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये भाप कैसी हो जाती है? एक लंबी चमकीली पूंछ के रूप में हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? और ये जब जब लंबी पूंछ के रूप में हो जाती है और बाहर निकल जाती है, किससे? इसी से, पुच्छल तारे से बाहर की तरफ निकल जाती है, तो इसे पुच्छल तारा बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर होता है वो सूर्य की तरफ, और पूंछ सूर्य से हमेशा बाहर की तरफ होती है। कहाँ पर होती है? हमेशा बाहर की तरफ। जो शर होता है वो सूर्य की तरफ होता है। अच्छा, ये पीसीएस में, यूपीएससी में और जितने भी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम हैं, इनमें सभी में आया है कि जो पुच्छल तारे की जो पूंछ की दिशा होती है वो कहाँ पर होती है? सूर्य के नज़दीक होती है या सूर्य से दूर होती है? तो आप इसमें देख सकते हैं, आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी मैंने अभी तक बोले हैं कि आप ये पॉइंट साथ साथ में नोट करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी के साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी के साथ में कोई नहीं आपको मना करेगा, कोई नहीं बोलेगा। जो हमारा कंटेंट होता है, हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है कि इंडिया में हम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, जो भी हमारी लैंग्वेज है, जिसमें भी हम चाहते हैं उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि हम इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं, जो भी आपको आता है आप उस पर अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लीजिए कि जो दूसरी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती है वो आपकी कमजोरी ना बन पाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जो पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो हमेशा कहाँ पर होती है? सूर्य से हमेशा ही बाहर की तरफ होती है। ठीक है, और सर कहाँ होता है? सूर्य की तरफ होता है। ठीक है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि जो इतने सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में नहीं टकराते, ऐसा कैसे संभव होता है? तो सोचा है आपने? कभी आपने इस चीज पर विचार किया है? तो विद्यालय परिसर में जब एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए, ये एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, कि चलिए एक बच्चा है, इसको सूर्य बना देते हैं, ये सूर्य है। ठीक है, और सौरमंडल के चित्र में दिखाएं गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार
क्या होता है, मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी या फिर चूना या चौक की सहायता से निशान बना लें। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जैसे जिसकी जिसकी कक्षाएं हैं वैसे वैसे आप निशान लगा दीजिए। वीनस की कक्षा, मरकरी की कक्षा, वीनस की कक्षा, अब अर्थ की कक्षा, इस तरीके से आप निशान लगाते जाइए। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, तिरछी हो रही है, तो अगर इसके बीच में करूँगी तो फिर आपको असहूलियत होगी, इसलिए ये मैंने नीचे थोड़ा करने की कोशिश की है। बाकी आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, आप इस तरीके से, ये प्रैक्टिकल है एक, जिसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब 8 बच्चे जिनको आप ग्रह मान सकते हैं ले लीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार जो मार्ग है उसमें खड़े हो जाएं, जो कि आपने चौक से बनाया है। किससे बनाया है? चौक की मदद से बनाया है। और निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से चलते रहें, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे में टकराएंगे नहीं, टकराएंगे, क्योंकि वो अपनी अपनी स्थिति अपने अपने सर्कल में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? अपने अपने सर्कल में खड़े हैं। ठीक है, तो वो क्यों टकराएंगे? जब वो एक दूसरे की कक्षा काटेंगे ही नहीं, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि ये जो सूर्य है और इसके चारों तरफ के जो जितने भी प्लैनेट हैं वो एक दूसरे की कक्षा नहीं काटेंगे, एक दूसरे की कक्षा में नहीं घुसेंगे। ये जो ग्रह है ये कभी भी इसकी बुध की कक्षा में आके इस तरीके से नहीं चलेगा, ये हमेशा अपनी ही कक्षा में चलेगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं कुइपर मेखला यानी कुइपर बेल्ट। ठीक है, तो कुइपर बेल्ट क्या होती है? यह है नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी। क्या होती है? तस्तरी। अच्छा, ये जो हिंदी के जो मेन वर्ड हैं ये थोड़े से क्वेबद्ध जैसे लिखा हुआ है, पेबद्ध, तो इसको पेबद्ध ही पढ़ेंगे, कुपेबद्ध नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पेबद्ध है। और जो भी आगे हैं अगर उनको याद करना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने नहीं बोला। जो तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है, इनमें क्या होता है, इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। धूमकेतु किस में आते हैं? इसी क्षेत्र में आते हैं। और जो एस्ट्रोनॉमर के अनुसार यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी होते हैं या फिर हो सकते हैं, जैसे प्लूटो भी इसी मेखला में आता है। कौन सी मेखला में? कुइपर मेखला में, कुइपर बेल्ट में। ठीक है, इसी में आता है। तो इसमें क्या होते हैं, बर्फ के बने हुए बहुत सारे पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं। ठीक है, और ग्रह जैसे भी कई सारे आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। ठीक है, तो वो सभी किस में आती हैं? इसी में आती हैं। हमारे सौरमंडल में जो 2006 में क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ग्रह थे पहले कितने थे? 9। ठीक है, और 9 में अगस्त में क्या हुआ, 2006 में जो हमारा यम है, जिसको हिंदी में यम बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटो, ये हमारा 9वां ग्रह था। ठीक है, तो ये हमेशा अक्सर करके क्या किया करता था कि ये नेपच्यून की कक्षा में घुस जाया करता था, नेपच्यून की कक्षा काट दिया करता था। ठीक है, अतः 24 अगस्त को 2006 को इसको अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा खगोल संघ है, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन है, उसमें क्या हुआ कि इसको उससे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स हम अपने 1 सेकेंड, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक दूसरे से तरफ आते हुए, ठीक है, एक दूसरे की 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी की चमकदार मार्ग देखा होगा। कैसा मार्ग? सफ़ेद मार्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये करोड़ों तारों का समूह है और इस पट्टी को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मतलब हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो नाम है वो क्या है? मंदाकिनी।
और जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसको कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार तस्तरी का। इसका आकार कैसा है? स्पाइरल डिस्क। लगभग 1 अरब तारे हैं और हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कितनी? करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आपने कभी सोचा है, आपने कभी विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे हुई है? कभी भी सोचा है? चलो इस पर विचार करते हैं। जो प्रकाश वर्ष है, जो 1 सेकेंड, प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं? स्पीहीज लमनदत। ठीक है, लमनदत। तो स्पीहीज लमनदत जो हिंदी के वर्ड हैं ये काफ़ी मतलब उलझाने वाले हैं। आप इनको बोलना चाहें तो बोलें, ना बोलना चाहें तो कोई बात नहीं, नहीं बोल सकते हैं। आप इतना सोच लीजिए ये प्रकाश वर्ष है। ये दूरी मापने का नाम इकाई है। कैसी है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी, कितनी? 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये भी पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष उसमें दे सकते हैं कि 1 साल में तय की गई दूरी, 1 महीने में तय की गई दूरी प्रकाश द्वारा, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि 1 साल में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश द्वारा। इसकी माप लगभग कितने होती है? 946 खरब 946 खरब किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग होता है। कौन कौन सी दूरियां? तारों के मध्य की दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी, ऐसी चीज़ें मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 1 लाख वर्ष लगेंगे। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा गाइस, मुझे मतलब आज जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस फील होने के कारण हो सकता है कि मेरे शब्दों में कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो भी मुझसे कमियाँ हुई हों तो वो मुझे आप फील फ्री कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। मैं उनको करेक्ट करने का पूरा प्रयास करूँगी और करूँगी भी। तो मुझे मतलब एक मौका, आपका प्यार, आपका स्नेह अगर मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तहे दिल से मैं आपकी आभार आपका जो अब व्यक्त करूँगी। और आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, आप मेरे व्यू बढ़ाते रहिए, तो मेरा ये चैनल भी जैसे बाकी सारे चैनल चल रहे हैं वैसे मेरा ग्रो कर पाएगा। और मेरा कॉन्फिडेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा कॉन्फिडेंस, वो मुझे मिलेगा। अगर मेरा कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा तो मैं आप तक आपका जितना भी कंटेंट है उसको ऑनेस्टली मैं आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगी। और मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी कि आप मतलब याद करेंगे कि किसी ने मुझे इतना अच्छा कंटेंट दिया जिसका कुछ भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो मुझे आज थोड़ी नर्वसनेस फील होने के कारण जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ कीजिएगा और मेरे व्यूज़ ज़रूर बढ़ाइएगा प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। तो मुझे आपसे एप्रिशिएशन जो मिलेगा वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, वो मुझे मोटिवेट करेगा, जिससे कि मैं अपने चैनल पर आप सभी की मदद कर पाऊँगी। मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी मदद कीजिए और मैं आपकी मदद करूँगी। तो आपको CTET, UP TET, सुपर टेट, जितने भी UPPSC, PSC जो भी मुझे लगेगा कि इसमें आपको मुझे बताना चाहिए, मैं आपको धीरे धीरे उससे जितना भी रिलेटेड कंटेंट है धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करूँगी। तो शुरू करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सारे विचार हैं, कई सारी थ्योरीज आई और गई, लेकिन जो सबसे प्रचलित जो थ्योरी है वो कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? लगभग 13 अरब वर्ष पहले
पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे छोटे गोले के रूप में था। कैसा था? गर्म, और छोटा सा एक बिंदु था, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि मतलब, सॉरी मुझे अभी मतलब बोल नहीं पा रही हूँ। तो एक बिंदु था छोटा सा, ठीक है, वो बहुत गर्म था, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें क्या हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। कैसे होने लगा? तेजी से फैलने लगा, और ये फैलाव आज भी जारी है, ठीक है। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, समझाने का प्रयास करती हूँ कि ये एक सिंगुलर पॉइंट था, ठीक है, सिंगुलर बिंदु, और ये बहुत ज़्यादा गर्म और सघन होने के कारण इसके अंदर इतना खिंचाव होता रहा कि अचानक से इसमें ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ तो इससे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पार्टिकल्स जो हैं वो अलग हुए, और अलग होने के साथ में फिर क्या हुआ कि जिस तरीके से जैसे इसका ये सिंगुलर बिंदु था, इसके आसपास में धीरे 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 क्या हुआ कि जैसे ये बढ़ा, और ये पास में, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ ऐसे, तो इसकी जो दूरी है, जो फैलाव है, वो ऐसे होने लगा, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और वो आज भी जारी है। इसी तरीके से इसका फैलाव दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। कितने दिनों के बाद? कुछ करोड़ वर्ष के बाद में। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण जो हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से शुरू हुआ है। कैसे हुआ है? जो धूल और गैस के जो कण, धूल कण और गैस के जो बादल बने, उनसे हमारे जो सौरमंडल का निर्माण है, आकाशगंगा का निर्माण है, वो शुरू हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या बोलते थे? निहारिका। हम क्या बोलते हैं? निहारिका। और निहारिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं वो ये लिखा है, छमेन संद, छमेन संद। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसी पिंड बने। क्या बना? इन बादलों से गैसी पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र सबसे दूरी जो स्थिति, जो सबसे दूर स्थित है, मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अगर आकाशगंगा से, ठीक है, और मंदाकिनी तक जो प्रकाश चलेगा फिर हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा, तो उसको कितना समय लगेगा? 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। कितने किलोमीटर की गति से? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से चलता है। फिर भी सौरमंडल पार करने में कितने टाइम लगता है? 24 घंटे। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये रहा सिंगुलर बिंदु, ये रहा सिंगुलर बिंदु, और इसमें धीरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? फैलाव। और ये इस तरीके से इसका फैलाव जारी है। ये फैलते 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 इतना फैलता जाएगा और बाद में एक ब्लैक होल में विलीन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत भी उसकी बिंदु से हुई थी और विनाश भी उसका एक होल में ही होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? देखिए, शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से शुरुआत यहाँ से हुई थी और अंत कहाँ पर होगा? यहाँ पर, होल में, ठीक है।
अब तो समझ में आ गया ना। एक ब्लैक होल है, कहाँ पर? आकाशगंगा में। विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? गुरुत्व केंद्र का। इसका कारण आकाशगंगा का स्थायित्व तो बना रहता है। इसके कारण क्या होता है? आकाशगंगा का स्थायित्व तो बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक है। क्या है? हमारी आकाशगंगा में 100 अरब जो तारे मौजूद हैं उनमें से एक तारा है हमारा सूर्य। आज लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। किसमें? जो बाहरी भुजा है, जो हमारी आकाशगंगा है। 1 सेकेंड में आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। जो हमारी आकाशगंगा है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो बाहरी इसकी भुजा है, इसमें 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी बाहरी भुजा है, मुझे साफ कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो वन सेकेंड। तो जो हमारी आकाशगंगा, सॉरी वो तो चली गई, मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। ये लीजिए, बन गई। ये जो हमारी बाहरी भुजा है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, समझ में आएगा। ये लीजिए, ये जो हमारी बाहरी भुजा है इसमें हमारा सूर्य है, ठीक है। इसमें हमारा सूर्य स्थित है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा, सूर्य क्या हो रहा है? जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। किसकी परिक्रमा कर रहा है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थिति है। और वर्तमान में क्या है? कहाँ पर है? आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थिति है। पहले जन्म कहाँ पर हुआ? बाहरी कक्षा में। और अब है कहाँ? बीच की भुजा में। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। अब कृष्ण वीवर क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है, जैसा कि आपको बताया गया है कि ब्लैक होल पहले से ही मौजूद है, ठीक है, आकाशगंगा में। तो कृष्ण वीवर एक ऐसा है कि ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार या द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र होता है। कहाँ पर होता है? बहुत अधिक भार हो जाने का पर, जब कोई मतलब किसी स्थान का अत्यंत असीमित भार हो जाता है, असीमित स्थान हो जाता है, एक सीमित स्थान होता है, अत्यंत सीमित स्थान, ठीक है। तो उस वहाँ पर क्या, किसका निर्माण होता है? ब्लैक होल का, ठीक है। अर्थात इसका घनत्व तो बहुत अत्यधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ इसके अंदर खिंचाव और आकर्षण से बच नहीं सकता। जो भी आएगा, जो भी चीज़ होगी वो इसके अंदर समाहित हो जाएगी। यहाँ तक कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेता है। अर्थात इसमें पाया जाने वाला प्रकाश इसके बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। जितना भी प्रकाश होता है वो इसके अंदर ही चला जाता है, इसलिए ये दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। ये दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर केवल एक काला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक
होल। अब हम इसकी जो शब्दावली है उस पर आते हैं। अगर आपको जो शब्द कठिन लग रहे हों तो आप उनको इनके द्वारा समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष किसको कहते हैं, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान। ब्रह्मांड किसको कहते हैं, असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उपग्रह किसको कहते हैं, वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा पूरी करते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक है। और जो खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है। अब आपके जो भी ये क्वेश्चन हैं इनमें से जो आपको समझ में आ रहा हो तो आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है, कोई पर बेल्ट क्या है, निहारिका से आप क्या समझते हैं, इनके उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो। अगर नहीं समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी बताना चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आकाशगंगा किसे कहते हैं, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। मंगल ग्रह की उपग्रहों की संख्या लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2, शुरुआत में ही बताया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, क्षमा कीजिए। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि, जैसा कि आप जानते हैं। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ये भी आपको शुरुआत में ही पता चल गया। तो हमें और दूरी का मापक ये हमारा रह गया। दूरी का मापक क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। और सबसे अधिक जो उपग्रह वाला ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तारे कैसे हैं, तारे क्या हैं, गर्म गैसों के बने हुए गोले। उसके बाद हमारे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, 8। हमारी पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है कौन सा, चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह के मध्य पाए जाते हैं कौन कौन से, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अब ये भौगोलिक कुशलताएं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बाकी के सारे क्वेश्चन जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है, ये जो प्रोजेक्ट कार्य है इसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको लगता हो कि मुझे समझ में नहीं आई हैं, मुझे फिर से समझनी चाहिए, मुझे फिर से बतानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपने राय, अपने विचार लिखिएगा, तो मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगी, समझाने का फिर से प्रयास करूँगी, और मैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन आप मुझे एक बार प्लीज़ मुझे अपना स्नेह ज़रूर दीजिएगा, ऐसा मेरा मतलब आप सबसे निवेदन है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और आप इसके व्यूज़ बढ़ाइएगा और मुझे अपना प्यार दीजिएगा। मेरे इसको वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ जो प्रेस द बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आगे की जितने भी वीडियो आएंगी उनका सबका नोटिफिकेशन आप सभी के पास में पहुंच जाए। उम्मीद करती हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और जितना भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगी वो सभी उसको आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे। तो थैंक यू। ओके, बाय बाय गाइस।